सेफ सिटी इंडेक्स में 2021 देश में दूसरी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली मुंबई जैसे शहर में एक लड़की के साथ रेप और उसके बाद रॉड से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हर कोई सन्न है। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में इसी तरह से निर्भया इस बर्बरता का शिकार हुई थी, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया था और बिल्कुल उसी तरह से इस महिला की भी जान चली गई। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई और सरकार पुलिस का कोई इकबाल है या फिर नहीं है। निर्भया फंड बनाया गया ताकि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बर्बरता को रोका जा सके, लेकिन अब तक उस स्थिति पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पीके जैन जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि इस पूरे मामले में एक कमजोर कड़ी वो ये है कि जब महिला को अस्पताल लेकर जाया गया उसकी हालत बेहद नाजुक थी, इसलिए उसका पूरा बयान दर्ज नहीं हो सका है और जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है वो बेहद धुंधला है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिस तरह की धाराएं उसके ऊपर लगाई गई हैं? देखिए, कार्रवाई तो हो चुकी है, जो ऑफेंस दाखिल करने का मामला है और अभी जो एविडेंस उसके बेसिस पे इकट्ठा करना है, उसमें जो उस महिला के साथ में जो पुलिस कर्मचारी हॉस्पिटल गए, अगर उसने रास्ते में कुछ बोला होगा तो उनका स्टेटमेंट भी काफी मटेरियल हो जाता है। और वो जो सीसीटीवी फुटेज है, धुंधली होने के बावजूद भी उसको टेक्निकली उसको थोड़ा सा साफ करके उसकी इमेजेस क्लियर की जा सकती हैं, तो ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो भी अभी तक चीजें सामने आई हैं, फिर आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके बेसिस पे, और फिर जो छड़ है, लोहे की जो छड़ मिली है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होंगी, आरोपी ने इतना वहां खून बहा, उसके कहीं कपड़ों पे निशान होंगे, जो एक्यूज्ड का जो अगर उसको कोई इंजरी हुई होगी वो महिला की अगर किसी कपड़े पे होगी, या महिला का खून अगर उस आरोपी के कपड़ों पे पाया गया तो वो एक एविडेंस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें एविडेंस इकट्ठा करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ईमानदारी के साथ और कड़ी मेहनत के साथ अपना काम करे और एक अच्छी कोहेरेंट चार्जशीट जो है वो कोर्ट में भेजे, ये उससे अपेक्षित है। और वो हो गया तो इस आरोपी को सजा होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो भी हो 10 मिनट के अंदर इसको पकड़ा गया, सारी एविडेंस इकट्ठी की जा सकती है और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस आरोपी को सजा होगी ही, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या इस पूरे मामले को नजीर के तौर पर बनाकर देश के सामने रखा जा सकता है ताकि दोबारा किसी महिला के साथ इस तरह की बर्बरता नहीं हो? प्रेम शुक्ला जी, इसके पहले पीके जैन साहब ने यह कहा था कि वारदातें पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह भी है, निर्भया फंड बना ये कहते हुए कि महिलाओं के साथ बर्बरता रुक जाएगी, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं जिन्होंने उस फंड का ठीक तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया है। 2020 के जो आंकड़े बताते हैं, तो पलट के आप लोगों के राज्य को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा में हर एक राज्य सरकार इस तरह के कमजोर क्यों साबित होती है? हर राज्य को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। निर्भया फंड का समग्रता में सदुपयोग होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। महिलाओं की जहां सुरक्षा सुनिश्चित थी, ऐसे जगहों पर अगर कोई कोताही हुई है तो उस कोताही की जांच होनी चाहिए। अब जिस तरह से आदरणीय जैन साहब ने कहा, अब इस मामले में सारे सबूत आपके पास हैं, अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, आप फास्ट ट्रायल कोर्ट में मामले को चलाने के लिए मुख्यमंत्री कह चुके हैं, तो आप तीव्र गति इसमें दंड दिलाएंगे तो बाकी मामलों में भी डिटरेंट होगा कि बाकी भी अपराधियों को इस बात को लेकर भय होगा कि यदि हम अपराध करेंगे तो पकड़े जाने पर हमारे अपराध पर तीव्र गति से दंड की प्रक्रिया होगी और तीव्रता से दंडित किया जाएगा। तो दंड जो है, जो दंड का प्रावधान होता है, वो दंड का प्रावधान किसी भी अपराधी के मन में डेटरेंट फैक्टर क्रिएट हो, उसको भय लगना चाहिए। अपराधी को जब भय, देखिए इसी मुंबई शहर में एक ऐसा जमाना था कि माफिया की अगर आप एक नई कार खरीदे तो फोन आ जाता था और आपको जो है एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ता था। मुंबई पुलिस ने एक निश्चय किया और निश्चय करके सारे अपराधियों का सफाया कर दिया, तो उसका मनोबल था। मैं जो बार बार कह रहा हूं, पुलिस के मनोबल को आप गिरने मत दीजिए। कानून एवं व्यवस्था और अपराध अन्वेषण दोनों पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। इसलिए हर शासक से यह अपेक्षा है कि वह अपराध अन्वेषण एवं कानून एवं प्रशासन में पुलिस की जो दक्षता है उसको बेहतर बनाए रखने की दृष्टि से सकारात्मक हस्तक्षेप करे। लेकिन विद्या जी, इसी के साथ जब इस तरह की वारदातों के लिए हम ये कहेंगे कि दरअसल सोशल मीडिया और इस तरह की मूवीज, सिनेमा ये जिम्मेदार हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा इससे?
ये मुझसे देखिए, प्रश्न है। आप विद्या जी किसी बयान का एकदम सरल अर्थ निकाल लेते। आपको मैं ये बताऊंगी, सुरेंद्र सिंह जी, एसपी सुरेंद्र प्रताप, जो आपके आज तक के जो एसपी सिंह थे, उनकी पत्रकारिता का अभ्यास करेंगे तो आपको मैं क्या कह रही हूँ उसका समझ में आएगा। आजकल जो फिल्मों में हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे किसी भी माध्यम से, अगर सोशल मीडिया से अत्याचार की घटनाएं, मारा मारी, जला लेना, ये करना, बदला लेना, बदले की भावना, ये अगर बच्चों तक अगर सीखते हैं तो वहीं से सीखते हैं। आज घर में आप देखेंगे तो घर में परिवार छोटा हो गया है, माँ बाप नौकरी के बहाने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चों को देखने वाला घर का कोई नहीं है, ना ही दादा दादी है, ना कोई मासी है, ना कोई कुछ है। तो इस तरह से बच्चों की जो परवरिश होनी चाहिए वो ठीक से होती नहीं। इस तरह जो बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया और मीडिया से और हिंदी फिल्मों से इतना मारा होता है कि आजकल बदले की भावना, खून खराबा, रिवेंज लेना, ये जो मानसिकता है, ये इसमें कहीं ना कहीं सब कुछ फिल्मों से होता है, सिनेमा से होता है, परिवार में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, तो राज्य सरकार फिर श्रेय लेने की कोशिश क्यों करती है कि हमारी सरकार बनी तो महिलाओं की सुरक्षा देंगे? इस तरह की बातें चुनावी भाषणों का हिस्सा क्यों होती हैं विद्या जी? राज्य सरकार कोई क्रेडिट नहीं दे रही है, पुलिस कोई क्रेडिट नहीं दे रही है, पुलिस अपना अपना काम कर रही है। सिर्फ आज तक ने ये सीखना चाहिए कि एसपी सिंह की पत्रकारिता जो है वो समझ ले। उसी पत्रकारिता को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं विद्या चव्हाण जी, लेकिन उनकी पत्रकारिता को आपने नहीं सीखा है। इस वजह से आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपके उम्र का पूरा सम्मान करते हुए एक महिला की जान चली गई है और आप यहाँ पर बैठकर अगर सिनेमा को दोष देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि मैं किसी परिवार की महिला से बात कर रही हूँ या फिर एनसीपी की प्रवक्ता से बात कर रही हूँ जो वहां पर राज्य सरकार में है। विद्या चव्हाण जी, आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए आप जरा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, उस महिला के साथ कितनी बर्बरता हुई है, आपने क्या हम कल्पना कर सकते हैं? और यहाँ पर पत्रकारिता आप मुझे पढ़ा रही हैं। विद्या जी, किसी और दिन मुझे पत्रकारिता पढ़ा दीजिएगा। अभी इस परिवार को बताइए, उस परिवार वो 45 साल का आदमी है।